नमस्कार और स्वागत है। आज हम मेवाड़ के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अंश हैं, लगता है किसी इतिहास की किताब से लिए गए हैं। और इनके आधार पर हम गुइल वंश से लेकर राणा सांगा तक के मेवाड़ के शासकों पर एक नज़र डालेंगे। बिल्कुल, उनकी उत्पत्ति और उनके समय की बड़ी घटनाएं, निर्माण, उपाधियां और उनका क्या महत्व था, इस सब पर बात करेंगे। तो मिशन है गुहिल वंश की स्थापना से सांगा तक के सफर को समझना। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये मेवाड़ की पहचान बनने की भी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं गुहिल वंश की जड़ों से। हाँ, तो संस्थापक थे गुहिल, लेकिन इनकी उत्पत्ति पर तो काफी अलग अलग मत हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। बिल्कुल, एक तरफ देखिए गौरी शंकर ओझा और मोहनोत निंसी हैं, वो मानते थे कि गुहिल सूर्यवंशी थे। अच्छा। दूसरी तरफ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा उन्हें आनंदपुर, मतलब आज का वडनगर, गुजरात, वहां के ब्राह्मणों से जोड़ती हैं। और भी मत हैं। जी, डीआर भंडारकर का मानना था कि वे नागर ब्राह्मण थे। तो मतलब कई सिद्धांत हैं। इन्हीं गुहिल के वंशज फिर गुहेलोत या गहलोत कहलाए। और इनकी कई शाखाएं भी थीं। हाँ, कर्नल टॉड और नैन्सी ने तो 24 शाखाओं का जिक्र किया है, जैसे खिराड़, कल्याणपुर, वागड़, चाटसू वगैरह। डॉक्टर ओझा का अनुमान है कि गुहिल ने शायद 566 ईस्वी के आसपास शासन शुरू किया होगा। तो गुहिल ने नींव रखी, पर असल में वो कहते हैं ना, असली संस्थापक वो शायद बप्पा रावल थे। सही समझा आपने। बप्पा रावल को ही गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक कमाल के व्यक्तित्व रहे होंगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति उन्हें गुहिल का बेटा बताती है। हाँ। पर वो शायद ठीक नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो जानकारी सही नहीं है। बप्पा रावल का कद कहीं बड़ा था, उन्हें हिंदुआ सूरज की उपाधि मिली थी, सोचिए। और 734 ईस्वी में चित्तौड़ जीतना, हाँ। मानमोरी से, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ, चित्तौड़ विजय एक मील का पत्थर था। फिर उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा? जी, और वहीं पास में कैलाशपुरी में एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। वो शिवजी के लकुलिश रूप का मंदिर है। अच्छा, एकलिंग जी मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। एक कहानी हारित ऋषि के आशीर्वाद की भी है। हाँ, कर्नल टॉड लिखते हैं कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्हें राज्य मिला। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है। और वीर विनोद में शामल दास ने उनकी सेना का जो जिक्र किया है, 12,72,000 सैनिक, ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? वो तो यकीनन अतिशयोक्ति है। उस जमाने में इतनी बड़ी सेना, वो भी मेवाड़ जैसे राज्य के लिए संभव नहीं लगती। लेकिन हाँ, शक्तिशाली जरूर रहे होंगे। लेकिन उनका एक सोने का सिक्का मिला है, 115 ग्रेन का। इसका क्या मतलब निकालें? सोने का सिक्का मिलना बड़ी बात है। ये उनके स्वतंत्र राज और आर्थिक ताकत को दिखाता है। एक तरह से उनकी संप्रभुता की मोहर थी वो। और उनका असली नाम कालभोज था, ये ओझा जी मानते हैं। जी, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा का यही मानना है। और इसका जिक्र 971 ईस्वी की एकलिंग जी प्रशस्ति में भी है। तो ये नाम ज्यादा प्रामाणिक लगता है। बप्पा रावल के बाद भी तो कई शासक हुए होंगे। आठपुर प्रशस्ति में भर्तृभट्ट सिंह खुम्माण प्रथम का नाम है। हाँ, ये शुरुआती राजा नागदा के आसपास अपनी शक्ति जमा रहे थे। फिर खुम्माण द्वितीय का जिक्र है, जिन्होंने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से संघर्ष किया। और खुम्माण तृतीय, उनके समय में तो मेवाड़ का नाम काफी फैला। हाँ, खुम्माण तृतीय लगभग 877-926 ईस्वी के समय मेवाड़ की कीर्ति बढ़ी। कहते हैं उन्होंने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव को हराया। महमूद गजनवी के हमले को रोकने की बात भी कुछ जगह मिलती है, पर उस पर इतिहासकार पक्का नहीं है। थोड़ा शक है उस बात पर। अच्छा, फिर अल्लट का जिक्र आता है। उन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। ये क्यों किया होगा? आहड़ शायद ज्यादा सुरक्षित या व्यापार के लिहाज से बेहतर जगह रही होगी। ये राजनीतिक कदम हो सकता है। और उन्होंने एक होंड राजकुमारी हरिया देवी से शादी भी की। जी, ये उस समय के राजनीतिक रिश्तों को दिखाता है। और एक जरूरी बात, अल्लट ने मेवाड़ में बाकायदा नौकरशाही शुरू की। अमात्य मतलब मंत्री या बड़े अधिकारी, ऐसे पद बनाए। यानी शासन को व्यवस्थित किया। हाँ, और उन्होंने जगत उदयपुर में एक वराह मंदिर भी बनवाया था। तो ये शुरुआती शासक नींव मजबूत कर रहे थे। अब आते हैं जैत्र सिंह पर। शासनकाल 1213 से 1250 या 53 ईस्वी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी भूताला की लड़ाई। भूताला का युद्ध। हाँ, इस लड़ाई में जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, जो उस वक्त बहुत ताकतवर था, उसकी सेना को बुरी तरह हराया। ये मेवाड़ के लिए एक जबरदस्त जीत थी। वाह,
लेकिन शायद इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ, हुआ ये कि इल्तुतमिश की हार कर भागती हुई सेना ने राजधानी नागदा को तहस-नहस कर दिया। ओहो, तो राजधानी तबाह हो गई। जी, और इसी तबाही के बाद जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया, जो ज्यादा ऊंचाई पर था, ज्यादा सुरक्षित किला था। ये मेवाड़ के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। तो चित्तौड़ का राजधानी बनना नागदा के उजड़ने के बाद हुआ। एक किताब है हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी की, उसमें भी इस जीत का जिक्र है। बिल्कुल, उस ग्रंथ में हम्मीर शब्द शायद इल्तुतमिश के लिए ही इस्तेमाल हुआ है और जैत्र सिंह को उसका मद यानी घमंड तोड़ने वाला बताया गया है। और जैत्र सिंह सिर्फ दिल्ली से ही नहीं लड़े। नहीं, उन्होंने गुजरात के चालुक्यों, मालवा, सिंध, इन सब ताकतों से भी टक्कर ली और सफल रहे। इसीलिए डॉक्टर ओझा ने भी उनके शौर्य और ताकत की बहुत तारीफ की है। वो सच में एक दमदार शासक थे। जैत्र सिंह के बाद रावल रतन सिंह 1302-1303 गोहिल वंश की रावल शाखा के आखिरी शासक, और इनके साथ ही जुड़ा है चित्तौड़ का वो सबसे मशहूर वाकया अलाउद्दीन खिलजी का हमला। हाँ, 1303 का वो भयानक हमला। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की नज़र तो पूरे हिंदुस्तान पर थी। वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। और चित्तौड़ का किला भी बहुत अहम था। बिल्कुल, व्यापार के रास्ते पर, गुजरात और मालवा जाने के रास्ते पर दिल्ली के लिए चित्तौड़ एक चुनौती जैसा था। सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। और यहीं पर रानी पद्मिनी का वो प्रसिद्ध किस्सा आता है। जी, पद्मिनी का प्रसंग इसी हमले से जुड़ा है। हाँ। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसका सबसे मशहूर वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में मिलता है, जो 1540 में लिखी गई, यानी घटना के करीब 250 साल बाद। हाँ, और पद्मावत एक साहित्यिक रचना है, एक महाकाव्य। इसे सीधे सीधे इतिहास मानना ठीक नहीं। लेकिन पद्मावत में गोरा बादल की वीरता, रतन सिंह का बलिदान और फिर चित्तौड़ के पहले साके का जिक्र है। ये साका और जौहर क्या था, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि अब हार पक्की है, तो वो दुश्मनों पर आखिरी हमला करने के लिए केसरिया कपड़े पहनकर किले से बाहर निकल पड़ते थे, जान की परवाह किए बिना। इसे कहते थे साका करना। और जौहर? और किले के अंदर राजपूत महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। इसे जौहर कहते थे। पद्मावत के मुताबिक रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। तारीख 26 अगस्त 1303 बताई जाती है। पर क्या उस वक्त किसी इतिहासकार ने भी पद्मिनी का जिक्र किया है? ये बहुत अहम सवाल है। अमीर खुसरो, जो खिलजी के साथ था और जिसने ये हमला अपनी आंखों से देखा था, उसने अपनी किताब खजाइन उल फुतूह में हमले का ब्यौरा तो दिया है। उसने क्या लिखा है? उसने घेराबंदी, लड़ाई, किले पर कब्जे का जिक्र किया है, पर रानी पद्मिनी या जौहर का कोई साफ जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ इतिहास और साहित्य में एक फासला दिखता है। अच्छा, तो हमले के बाद क्या हुआ? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीत लिया और उसका नाम बदलकर अपने बेटे खिज़्र खां के नाम पर खिज़राबाद रख दिया। तो रावल शाखा का यहाँ अंत हो गया, पर मेवाड़ तो रहा। हाँ, मेवाड़ का इतिहास यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं राणा हम्मीर। ये एक नया मोड़ था। हम्मीर? राणा हम्मीर 1326 to 1364। ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। इन्होंने गोहिल वंश की एक नई शाखा शुरू की, सिसोदिया शाखा। हाँ। और यहीं से शासक राणा या महाराणा कहलाने लगे। और इन्होंने चित्तौड़ वापस जीत लिया? बिल्कुल। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। हाँ। थोड़ी उथल-पुथल थी। हम्मीर ने मौके का फायदा उठाया और चित्तौड़ पर फिर से सिसोदिया वंश का कब्जा कर लिया। इसीलिए उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। हाँ। उनकी कुछ उपाधियां भी थीं? हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है, मतलब मुश्किल हालात में शेर की तरह। हाँ। और महाराणा कुंभा ने अपनी रसिक प्रिया में उन्हें वीर राजा कहा है। हाँ। हम्मीर के बाद आए महाराणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह 1382 to 1421। इनके समय में कहते हैं मेवाड़ में काफी पैसा आया। हाँ, इसकी एक बड़ी वजह थी जावर में चांदी और सीसे की खानों का मिलना। एग्जैक्टली। उदयपुर के पास है ये जगह। इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई। लेकिन लाखा के जमाने की एक और बात बहुत मशहूर है। मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से उनकी शादी। वो भी बुढ़ापे में? हाँ, वो किस्सा बड़ा दिलचस्प है। और उस शादी के साथ एक शर्त जुड़ी थी, जिसने मेवाड़ के इतिहास पर गहरा असर डाला। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि हंसाबाई का बेटा ही लाखा के बाद मेवाड़ का राजा बनेगा।
जबकि लाखा का एक बड़ा बेटा पहले से था, कुंवर चूंडा। बहुत योग्य भी था। और कुंवर चूंडा ने अपना हक छोड़ दिया। हाँ, अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने न सिर्फ राजगद्दी छोड़ी, बल्कि जिंदगी भर शादी न करने की कसम भी खाई। इसीलिए उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा त्याग था। बिल्कुल। और इस त्याग के बदले चूंडा और उनके वंशजों, जिन्हें चूंडावत कहते हैं, उन्हें मेवाड़ में बहुत खास अधिकार मिले। जैसे सलुम्बर के रावत को सेना का सेनापति यानी हरावल बनाया गया, महाराणा की गैर मौजूदगी में राजधानी संभालना, नए राजा का राजतिलक करना। मेवाड़ के 16 बड़े ठिकानों में से 4 हमेशा चूंडावतों के पास रहे हैं। अच्छा। और लाखा के समय वो पिछौला झील भी बनी थी। हाँ। कहते हैं एक बंजारे ने, जिसका नाम पिच्छू या चिड़ीमार बताया जाता है, उसने बनवाई थी। लाखा और हंसाबाई के बेटे मोकल 1421 से 1433 वो अगले महाराणा बने। हाँ, शुरू में तो चूंडा ने ही उन्हें संभाला होगा। हाँ, पहले तो चूंडा ही संरक्षक थे, पर रानी हंसाबाई को उन पर शक होने लगा, शायद मारवाड़ के राठौड़ों के बहकावे में आकर। इससे चूंडा नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गया। तो फिर मेवाड़ में मारवाड़ का दखल बढ़ गया होगा। बिल्कुल। हंसाबाई के भाई राव रणमल राठौड़, उनका असर मेवाड़ दरबार में बहुत बढ़ गया। ये आगे चलकर बड़ी समस्या बना। मुगल ने कोई निर्माण कार्य भी कराए? हाँ, उन्होंने एकलिंग जी मंदिर की 4 दीवारी बनवाई और चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर, जिसे पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते थे, उसका जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन उनका अंत तो दुखद हुआ। हाँ, 1433 में जब वो गुजरात पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो रास्ते में झीलवाड़ा नाम की जगह पर उनके ही चाचा और मेरा नाम के रिश्तेदारों ने महपा पवार के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। और यहीं से कहानी शुरू होती है मेवाड़ के शायद सबसे महान शासकों में से एक की, महाराणा कुंभा 1433-1468। हाँ, महाराणा कुंभा। उनका समय मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है। मोकल के बेटे थे। राजा बनते ही सबसे पहले उन्होंने राव रणमल की मदद से अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। चाचा और मेरा को सजा दी। जी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि रणमल और राठौड़ों का दबदबा मेवाड़ में बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने बड़ी होशियारी से रणमल की भी हत्या करवा दी। ये उनकी राजनीतिक समझ दिखाता है। कुंभा सिर्फ राजनीति में ही नहीं, लड़ाई में भी माहिर थे। सारंगपुर का युद्ध 1437। बिल्कुल। सारंगपुर में उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को बुरी तरह हराया, उसे बंदी बना लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया। और इसी जीत की याद में चित्तौड़ में वो मशहूर विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ, जो आज भी खड़ा है। कुंभा ने और भी बहुत से किले बनवाए थे, सुना है। हाँ, कहते हैं मेवाड़ के 84 किलों में से 32 उन्होंने बनवाए या ठीक करवाए। अब ये संख्या शायद थोड़ी ज्यादा हो, पर उन्होंने कुंभलगढ़ जैसा मजबूत किला बनवाया, अचलगढ़, बसंती दुर्ग जैसे कई किले बनवाए। उनका शिल्पी मंडन था कुंभलगढ़ का, इसीलिए उन्हें शैल गुरु यानी पहाड़ी किलों का स्वामी भी कहते हैं। और मंदिर भी बनवाए। जी, चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर बनवाए, एकलिंग जी में मीरा मंदिर। और उन्हीं के राज में एक जैन व्यापारी थे धरण का शाह, उन्होंने रणकपुर के वो अद्भुत जैन मंदिर बनवाए 1439 में। तो महान योद्धा, निर्माता, लेकिन वो तो खुद भी बड़े विद्वान और संगीतकार थे। यही तो कुंभा की सबसे बड़ी खासियत थी, बहुमुखी प्रतिभा। संगीत पर उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध जैसे ग्रंथ लिखे। जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी। और भी रचनाएं थी उनकी। हाँ, चंडी शतक पर टीका लिखी, कामराज रतिसार नाम का ग्रंथ लिखा, वास्तुकला पर भी लिखा। मतलब कमाल के विद्वान थे। तभी उन्हें इतनी सारी उपाधियां मिली, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो रासो। बिल्कुल। अभिनव भट्टाचार्य संगीत की वजह से, हिंदू सुल्तान मुस्लिम राजाओं को हराने की वजह से, राणो रासो विद्वानों को आश्रय देने के कारण, चाप गुरु धनुष चलाने में माहिर होने के कारण, दान गुरु, शैल गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, क्या नहीं थे वो। पर इतने महान राजा का अंत बहुत दुखद हुआ। हाँ, ये मेवाड़ के इतिहास का एक काला पन्ना है। 1468 में कुंभलगढ़ किले में ही उनके बेटे उदयकरण ने उनकी हत्या कर दी, जब वो शायद पूजा कर रहे थे। अपने ही बेटे ने? जी। उदा मेवाड़ का पहला पितृहंता कहलाया, हालांकि वो ज्यादा टिक नहीं पाया। उदा के बाद उसके भाई रायमल राजा बने, फिर रायमल के बेटों में लड़ाई हुई और इसी लड़ाई से निकलकर आए महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह 1519 to 1528। राणा सांगा मेवाड़ के एक और महान योद्धा,
जिनका पूरा जीवन ही लगभग लड़ाइयों में गुजरा। राजा बनने से पहले ही भाइयों से झगड़े में एक आंख गंवा चुके थे। और उनका शरीर तो कहते हैं घावों से भरा था। हाँ, इसी ही कर्नल टॉड ने उन्हें सैनिक का भग्नावशेष कहा था। उन्होंने दिल्ली और मालवा के सुल्तानों को कई बार हराया। जैसे खातोली का युद्ध। हाँ, 1517 में खातोली में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया, पर इसी लड़ाई में उनका एक हाथ कट गया और पैर में तीर लगा, जिससे वो लंगड़े हो गए। फिर भी नहीं रुके? नहीं। 1518 में बाड़ी धौलपुर में लोधी को फिर हराया। 1519 में गागरोन में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और बंदी बना लिया। बाद में उसे छोड़ भी दिया। ये उनकी उदारता थी। लेकिन उनकी असली टक्कर तो मुगल बादशाह बाबर से हुई। बिल्कुल। बाबर उस समय हिंदुस्तान में एक नई ताकत बनकर उभर रहा था। फरवरी 1527 में बयाना की लड़ाई में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हरा दिया। इससे राजपूतों का हौसला बढ़ा। लेकिन फिर हुआ खानवा का युद्ध मार्च 1527 में। वो निर्णायक था। हाँ, खानवा का युद्ध। इसके पीछे कारण ये बताए जाते हैं कि बाबर ने सांगा पर इल्तुतमिश के खिलाफ मदद न करने का आरोप लगाया, वादा तोड़ने का। दूसरी तरफ सांगा बाबर को विदेशी हमलावर मानते थे और उससे भारत से निकालना चाहते थे। और सांगा ने इसके लिए सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया था, पाते पिरवन भेजकर। जी, ये एक पुरानी राजपूत परंपरा थी। उन्होंने लगभग सभी बड़े राजपूत राजाओं और सरदारों को बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए एक झंडे के नीचे जमा किया। ये बहुत बड़ी एकता थी। पर इतनी बड़ी सेना के बावजूद खानवा में हार क्यों हुई? कई कारण थे। एक तो बाबर की नई युद्ध तकनीक तुलुगमा पद्धति, जिसमें सेना घूमकर पीछे से हमला करती थी, और सबसे बढ़कर उसका तोपखाना। तोपें? हाँ, तोपें राजपूतों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। उनकी आवाज और मार से ही सेना में खलबली मच गई। राजपूत बहादुरी से लड़े, पर परंपरागत तरीके से। और कोई कारण? एक और बड़ा कारण था विश्वासघात। लड़ाई के बीच में ही सलहदी तंवर नाम का एक सरदार अपनी सेना लेकर बाबर से जा मिला। इससे सांगा की सेना का हौसला टूट गया। युद्ध में सांगा बुरी तरह घायल हो गए थे। हाँ, उन्हें मैदान से किसी तरह सुरक्षित निकाला गया, पर हार के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से बाबर से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? जब वो कालपी नाम की जगह पर थे, तो कहते हैं उनके ही कुछ सरदारों ने, जो शायद और लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में उनकी समाधि है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने उन्हें अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा है, जिनके झंडे तले सारे राजपूत विदेशी ताकत को निकालने के लिए एक हुए। ये बात काफी हद तक सही है। सांगा का प्रयास उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा भारतीय प्रतिरोध था। तो देखें, गोहिल से लेकर सांगा तक इन स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि मेवाड़ के शासकों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। बाहरी हमले, अंदरूनी झगड़े, सिंह का वो स्वर्ण काल, हम्मीर का दोबारा उठ खड़ा होना, कुंभा की वो हर क्षेत्र में उपलब्धियां और सांगा का वो आखिरी बड़ा प्रयास, ये सब मेवाड़ के इतिहास के सुनहरे पन्ने हैं। वाकई वीरता, संघर्ष और साथ ही निर्माण की एक अद्भुत कहानी है मेवाड़ की। इनकी विरासत आज भी हम महसूस करते हैं। जी हाँ, और ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे इतिहास लिखने के अलग-अलग जरिए